Hey everyone, this is Indira Saxena. Welcome to the channel Indira Saxena 9th Maths. तो रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटर्स. ये है पार्ट 1. तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट जिसमें आते हैं क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, उनके वेरियस टाइप्स और रिलेटेड प्रॉपर्टीज. सेकंड पे हम करेंगे थ्योरम्स बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स भी इंक्लूडेड है, उसका प्रूफ इंक्लूडेड है. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि टिप्स पे हो जाएंगे. साथ ही साथ अगर कोई पर्टिकुलर थ्योरम देखनी है तो टाइम स्टैम्प गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं. और थर्ड पे हम करेंगे रूल्स टू शो अ क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम. कौन से क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होंगे, उनका रूल्स क्या है, ये हम जानेंगे. ठीक है, और ये सभी कंसेप्ट बहुत जरूरी हैं एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए. तो ये ध्यान से पढ़ें, कॉपी पेन लेके बैठें. और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है क्वाड्रिलेटर्स. क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं? देखो, क्वाड मींस, अगर मैं क्वाड की बात करूं तो क्वाड का मतलब है 4, ठीक है, और लेटरल का मतलब है साइड्स. तो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर एज यू कैन सी जिसकी 4 साइड्स होती हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटर्स हो गए पॉलीगन. ठीक है, पॉलीगन इसका मतलब एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो बाउंडेड है 4 लाइन सेगमेंट से. ठीक है, यानी कि बाउंडेड बाय, आप उसे लाइन सेगमेंट्स कहें या फिर साइड्स कहें, एक ही बात है. इसकी 4 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी डी ए. 4 ही एंगल्स हैं, देखो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. एंड 2 डायगनल्स हैं, यानी कि बी डी एंड ए सी. चलो डायगनल्स ड्रॉ कर लेते हैं. एक डायगनल हो गया बी से डी ए, और एक डायगनल हो गया हमारा ए से सी. लीजिए, हमने ड्रॉ कर दिया. साथ ही साथ क्वाड्रिलेटर बना है 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से. अब नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इस पे एक पॉइंट आ रहा है मेरा, ये एक पॉइंट आ रहा है ए, इसको ए मान लेते हैं. एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया, एक पॉइंट डी. ये चारों कैसे हैं? ये चारों हैं कोलिनियर. इनको हम कहेंगे कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे आने वाले चारों पॉइंट्स. ठीक है, लेकिन अगर हम इनको इस तरीके से मार्क करें कि चारों एक लाइन पे ना आए, देखो दो तो एक लाइन पे, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग लाइन पे हैं, राइट. इसी तरह से ए डी ले लो तो बी सी अलग लाइन पे हो गए. तो ऐसे ही पॉइंट्स को हम कहेंगे नॉन कोलिनियर, मतलब ये चारों एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं. ठीक, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट से बना होता है. कौन से पॉइंट से? ए बी सी डी. अब ये जो चारों एंगल्स हमने लिए हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनको प्लस कर दो जरा. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन इनका सम हमेशा रहेगा 360 डिग्री इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटर्स. ठीक है, यही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर्स. और ऐसा क्यों होगा? तो चलो एक डायगोनल ले लेते हैं. मैंने यहाँ बी डी लिया है, आप ए सी भी ले सकते हो. तो इस डायगोनल बी डी ने इस पूरे क्वाड्रिलेटर को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया. ठीक, एक हो गया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी. तो देखिए, अगर मैं इसको मान लेती हूं एंगल 1, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया 2, ये हो गया एंगल 3. नाउ दिस इज एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. तो इन ट्राइंगल एबीडी मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस के एंगल 3 कितना आ गया? 180 डिग्री. इनका सम 180 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. अब दूसरा ट्राइंगल लो, तो इन ट्राइंगल सीबीडी, इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस के एंगल 6, इनका सम भी कितना हो गया? 180 डिग्रीज हो गया. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2. अब जरा दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो ऐड 1 एंड 2, तो कितना आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस के एंगल 3. और LHS ऑफ इक्वेशन 2 इज एंगल 4 प्लस के एंगल 5 प्लस के एंगल 6. ये हो जाएगा 180 डिग्रीज प्लस के 180 डिग्रीज. राइट हैंड साइड आपस में प्लस होगी, तो इनको प्लस करके तो आ गया 360 डिग्रीज. यहां तो कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल ए. ठीक है, तो एंगल 1 तो हो गया एंगल ए. आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा. तो एंगल 1 हो गया एंगल ए. अब एंगल 2 और एंगल 5 को अगर साथ में मैं लूं, ठीक है, तो ये 2 और 5 आपका आ गया एंगल बी, राइट. तो 2 और 5 को मैंने साथ में ले लिया, तो ये हो गया एंगल बी. अब 3 या एंगल 4 को लो, एंगल 4 अकेला हो गया, देखो ये जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूं, ये हो गया एंगल सी. तो एंगल 4 को मैं लिख सकती हूं एंगल सी. अब क्या बचा? सिर्फ हमारे पास बचा एंगल 3 एंड एंगल 6. तो एंगल 3 और 6 को साथ में लें तो हो जाएगा एंगल डी. तो प्लस एंगल डी लिख लेते हैं. समझ में आया मैंने क्या करा? कि मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 5 को मैंने लिख दिया एंगल बी, और साथ ही साथ मैंने एंगल
3 प्लस एंगल 6 को लिख दिया, एक स्टेप स्किप कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया, वो लिख दिया एंगल डी। तो ये हमारी हो गई एंगल सम, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, जो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्रीज। इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स पे। सबसे पहले आता है आपका स्केलिन क्वाड्रिलेटर। देखो स्केलिन क्वाड्रिलेटर, स्केलिन ट्राइंगल पढ़ा था जिसकी ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। सिमिलरली स्केलिन क्वाड्रिलेटर में भी ए बी साइड लें, वो नहीं इक्वल होगी, नॉट इक्वल्स टू बी सी, नॉट इक्वल्स टू डी सी एंड नॉट इक्वल्स टू ए डी। ये सारी साइड्स क्या होंगी, साइड्स की बात करें या फिर सारे एंगल्स की बात करें, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो वो होता है स्केलिन क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबसे पहले ये हुई, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है क्योंकि इट इज बाउंडेड बाय 4 साइड्स। पहली प्रॉपर्टी साइड्स की बात करते हैं, तो साइड्स जो होंगी आपस में वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होगा और इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं पहला पॉइंट कि जो ए बी होगी वो इक्वल होगी सी डी के, एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ठीक है, सिमिलरली जो एडी साइड होगी वो इक्वल होगी साइड बीसी के, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, एंड एडी साइड पैरेलल होगी बीसी साइड के। ठीक है, साइड्स की बात कर ली। अब जरा एंगल्स पे आओ, इसके चारों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और इक्वल्स टू होते हैं 90 डिग्रीज। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और चारों कितने इक्वल होंगे, 90 डिग्रीज के। थर्ड, इसके दो डायगोनल्स है, ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं क्वाड्रिलेटर से, लेकिन पहले पॉइंट इसमें सब पॉइंट डाल लेते हैं। जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल हो गए इसके ए सी एंड बी डी, ये दोनों ही डायगोनल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और सेकेंड, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे। बाइसेक्ट का मतलब, अगर AC ऐसे समझो, BD ने AC को बाइसेक्ट करा तो AC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, किसमें, OA इक्वल्स टू OC। अब AC डायगोनल ने BD डायगोनल को बाइसेक्ट करा, मतलब BD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो वो हो गया हमारा OB इज इक्वल्स टू OD। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो ये OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OD। ऐसा क्यों, बिकॉज AC इज इक्वल्स टू BD, यानी कि दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर थे, तो जो बाइसेक्ट होके ये चार उसमें, तो ये चारों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ गए। चलो अब चलते हैं स्क्वायर पे। अभी हमने कहा था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, इस बार चारों साइड आपस में इक्वल हो रही हैं, मतलब साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड बी सी, पहला पॉइंट साइड्स का लेते हैं, इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो स्क्वायर, लेकिन साथ ही साथ ध्यान भी क्या रखना है कि चारों एंगल्स भी इक्वल हैं, सिर्फ साइड्स इक्वल होने से स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे 90 डिग्रीज के। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एंगल्स इक्वल कर दिए। थर्ड आता है डायगोनल्स की बात करते हैं। तो डायगोनल्स की बात करें तो दो डायगोनल्स AC और BD, पहली बात ये आपस में होंगे इक्वल, दूसरी चीज ये आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब हम समझ चुके हैं कि OA इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा एंड OB इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा। ऑल्सो हमें ध्यान क्या रखना है कि ये सब आपस में भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, इसका कारण हम जानते हैं, क्योंकि डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये चारों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट ध्यान क्या रखना है, देखो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ना एक्सरसाइजेस में ये प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है कि ये सिर्फ बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, बल्कि दे आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। मतलब ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये कितने हैं, ये है 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज और ये भी 90 डिग्रीज। तो बाइसेक्ट सिर्फ बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इक्वल सेक्शंस में, दो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि दे आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्रीज एंगल बन रहा है। तो अगर हम लिखना चाहें तो इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्रीज। बात समझ में आया। रेक्टेंगल और स्क्वायर में देखो, रेक्टेंगल की बात करें तो सिर्फ
बाइसेक्ट कर रहे थे। ये जो था ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, जो कि हमने ये लिखा, लेकिन राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्क्वायर के केस में ये राइट एंगल्स, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड द डिफरेंस। चलो अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस में सबसे पहला पॉइंट यही है कि चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं। पहला पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। चारों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर चारों एंगल्स भी इक्वल कर दोगे तो ये तो स्क्वायर बन गया, राइट। तो ये चारों एंगल्स इक्वल नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। थर्ड आता है डायगोनल्स की बात करते हैं। तो इसके डायगोनल्स ए सी लिया और बी डी लिया, ये डायगोनल्स इक्वल होंगे? नहीं, ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर के केस में इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के केस में इक्वल नहीं होते। यहां लिख लेते हैं डायगोनल्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझना, इसको कॉपी पे जरूर नोट डाउन करना, आई होप आप कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। तो डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते, लेकिन इक्वल नहीं है, बट ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्रीज, एट राइट एंगल्स। इसका मतलब अगर ये ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है, साथ ही साथ मैं ओ बी की बात करूं, ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है ना, देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपका ये 90 डिग्रीज। ये ऐसे समझो, ये एसी लाइन थी, ठीक है। अब बीडी यहां से आ रही है। इस बीडी ने क्या करा, एसी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बीडी लाइन थी, ठीक है, इस बीडी को क्या करा, इस एसी ने बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। बात समझ गए? तो हम सिंपली लिख सकते हैं बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इससे हमने दो चीजें पता चली। पहली कि जो ओ ए है वो हो जाएगा ओ सी के इक्वल एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, पर ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। और सेकंड पॉइंट होगा कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल ए ओ बी, आप अपने फिगर में देखते रहिए, इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए, और ये चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं काइट। देखो काइट एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है, ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें कोई भी पैरेलल साइड्स का पेयर नहीं होगा। एक चीज और देख लेते हैं हम, स्क्वायर में ए बी पैरेलल थे सी डी के एंड ए डी पैरेलल थी बी सी के, ये ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल थे, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, रोम्बस में भी ये जो ऑपोजिट साइड्स होंगी ना, ये पैरेलल होंगी, मतलब ए बी पैरेलल होगी आपकी सी डी के एंड बी सी पैरेलल होगी ए डी के, ठीक। अब आती है काइट। काइट में कोई भी ऐसा साइड्स का पेयर नहीं होगा जो पैरेलल होगा, यानी कि सबसे पहला पॉइंट तो ए बी जो साइड है, ये जो साइड है, ये इक्वल होगी इसकी एडजेसेंट साइड ए डी के, एंड बी सी जो साइड है ये वाली, ये इक्वल होगी इसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, सी डी के। आपस में सब इक्वल नहीं होंगी। सेकेंडली इसमें नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का कोई भी पेयर नहीं होगा, ठीक है, पैरेलल नहीं होंगी साइड्स आपस में। देखो मैंने ड्रॉ भी ऐसे ही करा है कि ये पैरेलल कोई सा भी ना ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, ए बी सी डी के पैरेलल नहीं है। थर्ड, एंगल्स की बात करें तो सिर्फ एक पेयर ऑफ एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इतना जानना काफी है, बट एक चीज मैं और बता देती हूँ, दिस इज एक्स्ट्रा। डायगोनल्स तो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। फोर्थ में लिख लो कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल ए सी नॉट इक्वल्स टू डायगोनल बी डी, ये इक्वल नहीं होंगे। सेकेंडली ये इंटरसेक्ट करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, ये जो लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल मतलब कौन सा, ए सी, इसने इस शॉर्टर डायगोनल को, डायगोनल बी डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ओ से बी एंड ओ से डी, बस ये इक्वल होंगे, ठीक है। ओ ए एंड ओ सी इक्वल नहीं होंगे, एज यू कैन सी इन दिस फिगर क्लियरली, ठीक है। तो लिख लो, बस ध्यान क्या देना है कि ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका साइड्स याद रखना कि साइड्स कौन सी इक्वल होंगी, और कोई भी पैरेलल साइड्स का इसमें पेयर नहीं मिलेगा। और एंगल सिर्फ एक पेयर इक्वल होगा, वो है एंगल बी और एंगल डी, बस इतनी चीजें ध्यान रखना। अब अगर कोई भी पैरेलल साइड्स का पेयर नहीं मिला तो वो हो गई काइट, लेकिन अगर एक पेयर हमें मिल गया, देखो एक पैरेलल साइड्स का पेयर मिल गया, यहां पे अगर हम लिखें फर्स्ट
कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन एक पेयर है जो पैरेलल है, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एक पेयर पैरेलल मिल रहा है, तो ये क्या है, ट्रेपीजियम। सेकंड कंडीशन क्या है ट्रेपीजियम होने की, देखो एंगल बी लो और एंगल सी लो, ठीक है, ये दोनों एंगल्स का सम, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होना चाहिए 180 डिग्रीज, या फिर आप एंगल ए प्लस एंगल डी कर दो, ये भी कितना होना चाहिए 180 डिग्रीज, तब ये ट्रेपीजियम होगा। कैसे आएगा 180 डिग्रीज, एक सिंपल सा कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं, देख लो, लाइन्स एंड एंगल्स में भी पढ़ा है और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि दो लाइन्स हैं, एक ये लाइन हो गई, ठीक है, और एक ये लाइन हो गई, ओके, ये पैरेलल लाइन्स हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो ये जो अंदर के एंगल्स होंगे ना, एंगल 1, फिर ये एंगल 2, फिर ये वाला एंगल 3 और ये एंगल हो गया 4, तो ये 1 2 3 4 चारों एंगल्स को हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, राइट। और ये जो ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सी है, हम इसको मान लेते हैं लाइन एल, ये जो लाइन एल के ट्रांसवर्सल के एक साइड, सेम साइड दोनों एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2, इनका सम 180 डिग्रीज होगा अगर ये लाइंस एम और एन लाइंस पैरेलल हैं। बात समझ में आ रही है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रही है, तो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे होंगे उनका सम हो जाएगा 180 डिग्रीज। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों को प्लस करो, प्लस करोगे तो इनका सम भी आना चाहिए 180 डिग्रीज। अब वापस इस ट्रेपीजियम पे आ जाओ, देखो ये पैरेलल लाइन से तो है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो ट्रांसवर्सल कट करके जा रही है जो बीसी, अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा, रुको मैं दूसरे कलर से एक्स्ट्रा करती हूँ, तो ये जो एंगल आ रहा है और ये जो एंगल आ रहा है, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इन्हीं एंगल्स को हम कह सकते हैं, या तो ऐसे कहो कि एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, या फिर सिंपली कह दो को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये क्या है, ये है को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल ए और एंगल डी भी हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम 180 आएगा, 180 आएगा अगर लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं होती तो 180 डिग्री नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पैरेललोग्राम, एक भी पैरेलल साइड्स नहीं है का पेयर, तो हो गया काइट, ठीक है, काइट में एक भी पैरेलल साइड्स नहीं मिलती, आई मीन एक भी पेयर नहीं मिलता पैरेलल साइड्स का, अगर एक पेयर मिल जाए तो वो हो गया हमारा ट्रेपीजियम, और अगर दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब तो वो हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। देखो नाम से भी पता चल रहा है ना, कुछ पैरेलल बात हो रही है, दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं, तो अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर 4 साइड्स हैं इसकी, क्लोज्ड एक फिगर है, इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ए बी भी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, यहां लिख लेते हैं ए बी पैरेलल, अगर इस वाले फिगर की बात करें, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, एंड ए डी भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, अंडरस्टूड, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक, ओके, तो कभी फिगर को नहीं रटो, कंसेप्ट को समझो, वो फिगर कैसी भी आ जाए आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। सबसे पहले तो ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं दोनों पेयर, ये क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं, उसी को पैरेललोग्राम कहते हैं, लेकिन पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो ऑपोजिट साइड्स है ना, ये इक्वल होंगी, ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ये दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ऐसा किस किस में होता है वो सोचो, स्क्वायर समझ लिया, रेक्टेंगल समझ लिया, रोम्बस समझ लिया, क्या तीनों में ये कंडीशन फॉलो है तो वो पैरेललोग्राम होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। थर्ड कंडीशन है आपकी कि जो सम होगा एडजेसेंट एंगल्स का, एडजेसेंट जो साथ साथ होते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट है, ऐसे समझो, एंगल ए मैं इधर समझा देती हूँ, देखो ये एंगल है डी और ये एंगल हो गया सी, ठीक है, इन दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन सी है, कॉमन आर्म है ये डीसी, डीसी इज द कॉमन आर्म, दोनों एंगल्स इसी पे बन रहे हैं, राइट, तो जो कॉमन आर्म शेयर करने वाले एंगल्स को ही हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो थर्ड कंडीशन है जो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब उनका सम जो होगा, चलो सप्लीमेंट्री, इट मींस उनका जो सम होगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी वो 180 डिग्री होगा, और एंगल ए के एडजेसेंट है एंगल बी, ठीक है, एंगल बी भी 180 डिग्रीज हो जाएगा, एंड एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्रीज हो जाएगा,
एंगल सी प्लस एंगल बी वो भी कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। ये सभी क्या है एडजेसेंट एंगल्स है, कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक नेक्स्ट आने वाले साथ साथ। एक होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब एक छोड़ के एक। चलो अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इनके जो डायगनल्स है ना वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो लिख लेते हैं कि ओ ए, इसको ओ मार्क कर लेते हैं, ये ओ गया, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डायगनल्स इक्वल होंगे या नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। इसका मतलब इक्वल हो ना हो लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करेंगे। लिख लो, डायगनल्स इक्वल हो या ना हो लेकिन बाइसेक्ट करेंगे। जैसे रोम्बस का केस लें, वापस रोम्बस पे जाएं एक बार हम, तो रोम्बस में देखो डायगनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन फिर भी ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में कहीं नहीं कहा कि डायगनल्स को इक्वल होना चाहिए, है ना। इक्वल हो या ना हो लेकिन बाइसेक्ट करने होने चाहिए, तो बाइसेक्ट तो वो कर रहे हैं, राइट। चलो वापस आते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे। और फिफ्थ लास्ट प्रॉपर्टी ये है, देखो अगर मैं डायगोनल लूं बीडी, तो डायगोनल बीडी ने इस पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया और ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी बी, ठीक है। अब अगर मैं डायगोनल आपका ए सी ले लूं, तो डायगोनल AC ने इस पूरे पैरेललोग्राम को फिर से दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करा। कौन से दो ट्राइंगल्स, एक हो गया ट्राइंगल ABC, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल CBD के, ठीक है। तो बस इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, जो भी क्वाड्रिलेटरल ये प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा उसको हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड आई थिंक। चलिए अब करते हैं थ्योरम 1। ये थ्योरम 1 मैंने लिखा है, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये थ्योरम 8.1, 8.2 या 3 हो सकती है, चेक कर लेना। मैंने 2-3 थ्योरम्स को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो पहली थ्योरम है का फर्स्ट पॉइंट है कि अ डायगोनल इज अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो अगर हमने एक डायगोनल ड्रॉ करा, जो कि मैंने कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी लिख दिया है कि जॉइंट BD, तो B से D हमने ये एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसने क्या करा, इस पूरे पैरेललोग्राम को ABCD को दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस हमें यही प्रूव करना है कि एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो पहला तो ये प्रूव हो गया। सेकंड हमें प्रूव करना है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी कि AB और CD इक्वल है एंड AD और BC इक्वल है, ठीक। और थर्ड प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A और एंगल C इक्वल है एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। और यही तीनों चीज मैंने यहां मेंशन कर दी है हमारा टाइम सेव करने के लिए। बस अब कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया है, तो अब इसका प्रूफ देखिए। देखो हमने जैसे ही डायगोनल ड्रॉ करा हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए, एक ट्राइंगल तो ये मिल गया और दूसरा ट्राइंगल ये मिल गया, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, चलिए। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB, तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करें, तो एक सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो देखो ये जो DB है या BD कह लो, ये साइड कॉमन है, तो हम लिख लेते हैं कि BD इज इक्वल्स टू DB लिख सकते हो या BD ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, तो लिख दो कॉमन साइड, ठीक है। अब क्या लें हम, देखो अगर मैं मार्क करूं तो इसको मैं मान लेती हूं एंगल 1, ये हो गया हमारा एंगल 2। अब ये हो गया एंगल 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो एक मुझे चीज बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल 1 को मैंने एंगल 4 के इक्वल लिख दिया और एंगल 2 को मैंने एंगल 3 के इक्वल लिख दिया, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो इस कंसेप्ट को समझो। अगर दो पैरेलल लाइंस लो आप, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट करके जा रही है, ठीक। तो ये जो अंदर के एंगल्स होते हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर के एंगल्स, इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऐसा समझो कि ये 1 है, ये 2 हो गया, फिर ये आपका 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये जो 1 और 4 हैं या फिर 2 और 3 हैं, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, ये इंटीरियर एंगल्स तो है पर क्रॉस में देखोगे तो हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो जब भी ये Z बनता हुआ आपको दिखे, ये मेक श्योर कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है, यानी कि AB और CD,
ये पैरेलल होनी चाहिए। तो इन दैट केस ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि एंगल 1 और 4 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये वैसे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, पर ये इक्वल तब होंगे जब लाइंस, मान लेते हैं इसको एम लाइन और एन लाइन, ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? ये कंसेप्ट लाइंस और एंगल्स का है, पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बस अब इसमें वापस आओ फिगर में, देखो ये हो गया एंगल, साइड, एंगल। ये अगर इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे, अब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, एंगल साइड एंगल। ठीक है, बस एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी का, आई मीन कॉन्ग्रेंसी रूल का यूज करके ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल सी डी बी के। ठीक है, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुआ लिख लेते हैं बाय एंगल साइड एंगल। एक चीज मैं पहले भी बता चुकी हूं, मैं फिर बताती हूं, जब भी यहां कुछ लिखा हो तो यहाँ कई बच्चे देख के पता है क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल एंगल, कोई गलत रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी ये लिखा है इसको इस फिगर में मार्क कर लो। अगर मार्क करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि एंगल साइड एंगल ही यूज होगा, कभी डाउट नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो अब हमने दोनों ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए। तो बस जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हुए तो ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे और ए डी और बी सी इक्वल हो जाएंगे। रीजन बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी एक ऐसा हथियार है जो हम बस कॉन्ग्रेंट कर दें, अप्लाई कर सकते हैं, साइड्स के केस में भी, एंगल्स के केस में भी। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। देखो मैं यहां लिख देती हूँ ये। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड सेकेंड प्रूफ कर रहे हैं ये, एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी बी। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, एंगल्स की बात करते हैं। तो जरा एक चीज बताओ, इसमें अगर मैं एंगल लूं, ये एंगल ए, इसका एंगल ए और दूसरे ट्राइंगल का एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये क्या हो गए, बाय सीपीसीटी। सिमिलरली तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल हमने सी कर दिया बाय सीपीसीटी। अभी मैं लूं अगर एंगल ए सी और इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं प्रूफ कर रही होती, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करती, तो मेरा एंगल बी और एंगल डी आ जाता है इक्वल। तो हम लिख सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है इतना, सिमिलरली एंगल बी भी हो जाएगा एंगल डी के इक्वल। ठीक है, रीजन वही होगा, पूरा करोगे तो रीजन सीपीसीटी ही आएगा। अंडरस्टूड? तो बस ये लो आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा आई होप। चलो अब चलते हैं थ्योरम 2 पे। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। ठीक, ये दो डायगोनल्स क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि जो ओ ए है और ओ सी है वो आपस में इक्वल, साथ ही साथ ओ डी एंड ओ बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यही लिखा है। तो हमने एक डायगोनल लिया बी डी। ठीक है, ये बी डी डायगोनल हो गया, मैं सिर्फ डायगोनल्स ड्रॉ कर रही हूं। अब इसको अगर मैंने एक ए सी डायगोनल ड्रॉ करा तो इस डायगोनल ने क्या करा, इस बी डी डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल सेक्शंस में, मतलब बाइसेक्ट कर दिया। यही बोल रहा है कि हमें बताना है ओ से डी एंड ओ से बी इक्वल है, ऑल्सो वाइस वर्सा, मतलब डीबी डायगोनल ने भी AC डायगोनल को दो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो हमें ये भी बताना है कि OA और OC आपस में इक्वल है। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करें। तो मैंने प्रूफ के लिए क्या लिया, मैंने लिए ये दो ट्राइंगल्स। ठीक है, ये वाला और एक वाला, आप कोई से भी और दो ले सकते हो। एक चीज ध्यान रखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर है इसमें एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। ठीक है, मैं कुछ एक तरीका बता रही हूँ, आपके स्कूल में टीचर्स ने कोई दूसरा तरीका बताया है, जो भी आपको इजी लगे आप वो फॉलो करें। ठीक है, ओके। तो मैंने लिए दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, एक मैंने ये ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल लिया। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले अगर मैं ये वाला एंगल लूं, एंगल AOB, और एक एंगल लिया मैंने COD, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन, ये एक सीजर ओपन करी गई है और ये जो एंगल्स बनते हैं कब, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला एंगल ले लो या फिर ये वाला एंगल ले लो। ये कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, और रीजन ये है वर्टिकली, मैं VOA लिख देती हूं, समझ जाओगे आप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब फिर से अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं और इसको एंगल 2 मान लूं, तो ये कैसे एंगल्स आ गए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन, ऑल्टरनेट, अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक पिछली थ्योरम में ही मैंने समझाया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये कब इक्वल होते हैं, फिर से देख लो अगर अभी भी कंसेप्ट नहीं पता है, कि दो पैरेलल लाइंस हमने ली, एक ये हो गई एक ये लाइन हो गई, इसको एक ट्रांसवर्सल कट करके गई, तो ये जो
अंदर के एंगल्स होंगे इनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक। लेकिन ये वाला अगर मैं 1 मानूं, ये हो गया हमारा 2, तो ये 1 और 2 जो क्रॉस में एंगल्स होते हैं इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ साथ वाले एंगल की 2 और 3 ले लो या 1 और 4, तो 1 और 4 होंगे एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। लेकिन क्रॉस में एक छोड़ के एक, 1 3 छोड़ के 2, 4 1 छोड़ के 3, तो 4 और 3 एंड 1 एंड 2 ये आपस में हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये इक्वल कब होंगे? जब दो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो अब क्या लें? देखो ये वाला एंगल ए और ये एंगल सी मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि एंगल 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 कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। 3 एंगल्स इक्वल होने के बावजूद जरूरी नहीं है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, बिल्कुल एक जैसे हो, इक्वल हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। उनके लेंथ साइड्स की डिफरेंट हो सकती हैं, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो सारी प्रॉपर्टीज माइंड में चलनी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सबसे पहली कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि हम लिख सकते हैं कि साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड सी डी। इसका रीजन बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन है इसका, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, बस, ठीक है। अब बताइए कि देखिए एंगल एंगल ये क्या हो गया? एंगल मैंने कितनी बार बताया कि मार्क कर लो, एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल और ये वाली साइड, बस बाय ए एस, यानी कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के, और इसका रीजन रहेगा बाय एंगल एंगल साइड। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो जो इसकी रिमेनिंग साइड है AO और इस ट्राइंगल की OC, ये भी आपस में CPCT से क्या हो जाएगी? इक्वल। और OD एंड OB ये भी साइड आपस में कैसी हो जाएगी? इक्वल बाय CPCT। तो बस यही लिखते हैं कि OA इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं OC एंड OB हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू OD, और इसका रीजन हो जाएगा बाय CPCT। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। लीजिए आपने ये भी प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, यानी कि BD एंड AC, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब OB एंड OD इक्वल आ जाएंगे एंड OA एंड OC आपस में इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टूड? चलो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स टू शो अ क्वाड्रिलेटर अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम कब होगा? इसके लिए 2 रूल्स हैं। वैसे तो आपको सबको प्रॉपर्टीज पता है, पर मैं 2 रूल्स बता रही हूं, इनमें से कोई भी एक रूल फॉलो हो गया तो ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। पहला रूल कि अगर साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD एंड साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC, अगर दोनों ही पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। सेकंड रूल क्या है? कोई भी एक पेयर ले लो, मैंने ले लिया कि AD पैरेलल है BC के, और यही पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल भी हो जाएंगी। अगर कि AD इक्वल भी है BC के, तो एक तो हो गई ये पैरेलल और एक हो गई इक्वल। बस अगर ये पैरेलल और इक्वल दोनों हो गई, मैंने AD और BC लिया है, आप चाहो तो AB पैरेलल टू CD लिखते और AB इज इक्वल्स टू CD लिखते, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन कोई एक पेयर की बात हो रही है, ठीक है। अगर वो इक्वल और पैरेलल दोनों है तो ABCD हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड? चलो अब करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, देखो समझो क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल है, 3 साइड्स है इसकी, तो एक साइड हमने ली AB और इसका एक मिड पॉइंट मार्क करा, मिड पॉइंट जिसने इस पूरी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और नाम रख देते हैं इस पॉइंट का P। अब हमने साइड ली AC और इसका भी एक मिड पॉइंट मार्क करा, ठीक है, और इसका हमने नाम रख दिया Q। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा, तो ये जो लाइन बनी PQ, ये पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के BC के। देखो लिखा है ना कि द लाइन सेगमेंट, कैसे बना लाइन सेगमेंट? ज्वाइन करके मिड पॉइंट्स को ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, जो कि हो गया PQ। ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के, यानी कि ये BC के पैरेलल होगा। ऑल्सो ये हाफ भी होगा थर्ड साइड का, तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। बस ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कि पहली साइड से और दूसरी साइड के दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा, एक लाइन सेगमेंट मिला जिसका नाम हो गया PQ। ठीक, अब ये इस थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस समझते हुए करना, ठीक है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करें? तो हम करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे कि हम ड्रॉ करेंगे CM को पैरेलल टू AB एंड प्रोड्यूस, यानी कि एक्सटेंड PQ अप टू M।
देखो समझो, तो हम सी पॉइंट से एक लाइन पास करवा रहे हैं, ठीक है, लाइन है, एक्सटेंड होती जाएगी, लेकिन ये पास होगी पॉइंट एम से, ठीक है। ऑल्सो ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट था, हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे और पास करवाएंगे इस पॉइंट एम से, ठीक है। चलो अब आप सबके मन में वो वाई आना चाहिए कि आप प्रूफ कैसे स्टार्ट करें। तो अगर वो वाई आया तो आप चीजें याद रखने लग जाओगे। तो मुझे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। चलो सबसे पहले इनको मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करती हूँ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में मुझे एक चीज गिवन है कि ए क्यू पी ट्राइंगल की साइड ए क्यू एंड क्यू सी क्यू एम ट्राइंगल की साइड सी क्यू गिवन है इक्वल। क्यों गिवन है? देखो यहाँ पे ये इक्वल गिवन है क्योंकि क्यू इज द मिड पॉइंट। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इधर से लिखती हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं यही दोनों ट्राइंगल्स। तो इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल सी क्यू एम, ये जो एंगल है, एंगल कौन सा कि ए क्यू पी, क्या मैं इसको इक्वल लिख सकती हूँ एंगल सी क्यू एम के? देखो ये दोनों हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैंने बताया था कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो एंगल्स बना रही हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये ठीक ये ऑपोजिट एंगल्स, ये हो जाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सेकंड चीज हमें पता है, अभी हमने लिखा कि ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, ये है आपके पास ऑलरेडी गिवन, ठीक है। देखो ये अंडरस्टूड। अब थर्ड एंगल या क्या ले, हमें पता है कि एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। अगर मैं अब एंगल ए को और एंगल सी को इक्वल रख दूं, मतलब एंगल पी ए क्यू में इक्वल कर दूं एंगल एम सी क्यू के, तो क्या होगा? क्या मैं लिख सकती हूं? बिल्कुल, ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कंसेप्ट समझ लो। एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, एक लाइन ये जा रही है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, आपस में पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल इनको कट करके जा रही है। तो अब ये जो एंगल हो जाएंगे, ये एंगल्स कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अगर मैं इस एंगल को 1 मान लूं और इसको 2, तो ये एंगल 1 और 2 हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, बिल्कुल क्रॉस में, ठीक। लेकिन एंगल 1 और एंगल 4 आपस में कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल्स, बिल्कुल साथ साथ वाले एंगल्स। अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो बस ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस ये कैसी हैं? पैरेलल हैं। अंडरस्टूड? आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो बस अब वेट किस चीज का हम कर रहे हैं, देखो एंगल साइड एंगल से, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड और ये वाला भी हो गया एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ही ट्राइंगल्स हो गए हैं कॉन्ग्रेंट। लिख देते हैं ए क्यू पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू एम एंड रीजन बाय एंगल साइड एंगल। अब इसके आगे क्या करें? हमें दो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रेंट मिल गए, तो एक तो जो साइड होगी ए पी, उसको मैं इक्वल लिख सकती हूं सी एम के रीजन बाय सी पी सी टी, ठीक। अब यानी कि ये वाली साइड ए पी और ये साइड दूसरे ट्राइंगल की सी एम, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी। अब एक चीज बताएं कि ए पी साइड तो पी बी के भी इक्वल गिवन थी, क्यों? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मिड पॉइंट थी ना। देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपल दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ करे, ये सीपीसीटी से आ गया। अब जैसे ही आया मुझे क्लिक करा कि यहाँ पे देखो गिवन में तो ये भी गिवन था कि AP और PB इक्वल है, बस क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट PB को मैं CM के इक्वल लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। PB और CM भी आपस में हो गए इक्वल। मार्क करते चलते हैं अपनी फिगर में जो जो हम निकालते जा रहे हैं। अब इक्वल तो प्रूफ कर दिया, अब आगे बढ़ो। देखो एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब फिर से वो y आ रहा है कि अब आगे क्या करें। अब CM है, मुझे अब कंस्ट्रक्शन को देखो, CM इक्वल्स टू AB लिखा था मैंने कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। मुझे कैसे क्लिक हुआ कि CM आया, तो CM को मैं और कहां यूज करूं? तो CM इक्वल्स आई मीन पैरेलल टू AB था, तो जैसे ही पैरेलल टू AB था तो मैं लिख लेती हूं CM इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। अब एक फिर से एक कंसेप्ट समझो कि दो लाइंस मैंने ले ली और ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। अब इस पे भी मैंने एक पॉइंट ये ले लिया सी और एक पॉइंट यहां ले लिया डी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन पे आने वाले बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और किसी भी मैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये जो दो लाइन सेगमेंट बन के आए ए से बी और सी से डी, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। इतनी बात समझ में आई? अब ये समझो इधर फिगर में कि अगर CM ए बी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो CM PB के भी तो पैरेलल होगा। अंडरस्टूड? तो बस तो CM देयरफॉर CM पैरेलल टू PB, ठीक है, इसको 2 मान लो।
मैंने इसको 1 और 2 क्यों माना? CM PB के इक्वल है और CM PB के पैरेलल भी है। तो रूल्स याद है कि अगर एक साइड का पेयर, अगर एक पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो हो जाता है पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये जो बन के आया है PBCM, ठीक है, ये पूरा देख पा रहे हो, ये वाला पूरा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। इतनी देर से हम जो मेहनत कर रहे थे वो इसके लिए कर रहे थे। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PBCM इज ए पैरेललोग्राम। और जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ तो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की अप्लाई होने लगेंगी। तो जो जो पीएम साइड है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के। अब जैसे ही पीएम बीसी के पैरेलल आया, मतलब ये पूरी की पूरी साइड इस पूरी साइड के पैरेलल थी, फिर से हम यही कंसेप्ट लगा के लिख सकते हैं कि तो पीक्यू भी तो बीसी के पैरेलल हो जाएगा। अगर पूरी साइड उसके पैरेलल है तो अगर उसमें कोई से भी 2 पॉइंट ले लो वो भी तो उस साइड के पैरेलल होंगे, उस लाइन के। तो बस हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट पीएम पैरेलल है बीसी के तो पीक्यू भी तो पैरेलल हो जाएगा बीसी का। तो जैसे ही हमने ये लिखा लो, हमने एक पॉइंट तो प्रूफ कर दिया, हमने ये वाला प्रूफ कर दिया कि पीक्यू बीसी के पैरेलल है। अंडरस्टूड? जो हमें प्रूफ करना है वो नहीं भूलना, ये एम तक हमने अलग से कंस्ट्रक्शन भी किया है, ठीक है, एम को नहीं लेना है, हमें बेसिकली प्रूफ करना था एक तो PQ इस BC साइड के पैरेलल है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। दूसरा प्रूफ करना है कि PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ठीक, तो अब लिखते हैं कि ऑल्सो PM इक्वल्स टू BC। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? तो ऑपोजिट साइड्स PM और BC इक्वल हो गए। अब मैं PM को लिख सकती हूँ PQ प्लस QM। ठीक है, थक गए? थकना नहीं है, ये बहुत इजी है, बस एक बार ना कर करके देखना खुद से, ठीक है? इसको वीडियो को पहले अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद इसको पॉज करो और खुद कर करके देखो। वो वाई आते रहना चाहिए माइंड में कि अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब इससे क्या होगा, ठीक है? तो PQ और QM लिख सकते हैं प्लस करके इज इक्वल्स टू BC। देखो हमें PQ ही चाहिए, ये था ना, हमें ये प्रूफ करना है। अब QM को कैसे हटाएं? वापस आ जाओ। शुरू में हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा था, ट्राइंगल्स को, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करे थे। तो जरा एक बात बताओ, AP और CM इक्वल हो गए, ठीक, AQ और QC इक्वल थे, तो कौन सी साइड रह गई? साइड रह गई PQ एंड QM, ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं PQ प्लस QM की जगह पे PQ इज इक्वल्स टू BC। इसका रीजन होगा PQ इज इक्वल्स टू QM बाय CPCT। ये CPCT से इक्वल हो गई थी बिकॉज जो ट्राइंगल था, कौन से ट्राइंगल्स हमने लिए थे? AQP, वो कॉन्ग्रेंट हो गया था ट्राइंगल CQM के। अंडरस्टूड? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट थे तो साइड CPCT से इक्वल हो गई। तो बस PQ प्लस PQ हो गया 2PQ इज इक्वल्स टू BC। तो PQ कितना आ गया? हाफ ऑफ BC, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इजी था, बहुत इजी था, ये माइंड से हटा दो कि ये डिफिकल्ट है, बहुत इजी है, बस समझ समझ के करके देखो। सिर्फ जो प्रॉपर्टीज अब तक हमने शुरू से ना मैंने जो पढ़ाई हैं वही हमने इसको काम दिया है, ठीक है? चलो अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करते हैं। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल की एक साइड ली AB, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, ये पैरेलल होगी अनदर साइड के, मतलब अगर ये एक लाइन पास हो रही है तो ये BC के तो पैरेलल है, लेकिन ये बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को। ओके, समझो ये क्या कह रहे हैं। हमने एक साइड ली AB, इसका एक मिड पॉइंट मार्क करा, नाम रख देते हैं P। अब इससे एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट से लाइन एक स्टार्ट हुई, तो ये लाइन जो P पॉइंट से स्टार्ट हुई, ये पैरेलल तो है BC के, पैरेलल टू अनदर साइड, वो अनदर साइड क्या है? BC, और वही लाइन बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को। इसका मतलब इसने साइड AC को जिस पॉइंट पे कट करा, Q पॉइंट, ये पॉइंट Q क्या है? मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है साइड AC का। हमें ये प्रूफ करना है, इस बार प्रूफ करना है कि ये जो लाइन आ रही है जो एक के मिड पॉइंट से आ रही है, दूसरी साइड के पैरेलल है, तो इसने थर्ड साइड को बाइसेक्ट करा है। बस ये प्रूफ करना है, लिख लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि Q इज द बाइसेक्ट, मतलब टू इक्वल सेक्शंस में डिवाइड, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दैट इज प्रूफ क्या करना होगा कि AQ इज इक्वल्स टू QC, ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या क्या है इसमें? हमारे पास गिवन है, एक तो P इज द मिड पॉइंट, ठीक है, P मिड पॉइंट है, ये गिवन है हमारे पास, सच दैट AP इज इक्वल्स टू P,
पीबी, एक तो ये गिवन है और दूसरा गिवन है कि ये जो लाइन है पीक्यू ये पैरेलल है साइड बीसी के। ठीक, चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैंने जितनी भी चीजें गिवन थी वो यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर दी हैं। तो पहले हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं जो जो गिवन है। तो गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड एबी। तो देखो ये एबी साइड का एक मिड पॉइंट हो गया पी, सच दैट एपी और पीबी आपस में इक्वल है। ठीक है, ऑल्सो पी क्यू पैरेलल टू बीसी। तो ये पी से एक लाइन जा रही है, ये साइड किसके पैरेलल है, बीसी के। इस पॉइंट को हम क्यू मान लेते हैं। ठीक, ये पी क्यू और बीसी पैरेलल है, ये गिवन था। आगे क्वेश्चन में है कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, हमें प्रूफ करना है सच दैट ए क्यू इज इक्वल्स टू एसी। चलो अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो लिखो कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन दोनों थ्योरम्स का, चाहे कन्वर्स हो या मिड पॉइंट हो, दोनों का सेम है। तो ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी एंड प्रोड्यूस पी क्यू अप टू एम। देखो फिर से हमने क्या करना है, हमने सी से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करा, सी पॉइंट से पास हो रही है, सच दैट ये कहां से होके जाएगी, ये इस एम पॉइंट से होते जाएगी कि ये जो सी एम है और ये जो साइड है ए बी आपस में पैरेलल है, नंबर वन। नंबर टू, इस पी क्यू को एक्सटेंड करा तो इसने इसको एक्सटेंड कहां तक करना है, इस एम पॉइंट तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो अब फिर से यही आता है कि हम अब इसको प्रूफ कैसे करना शुरू करें। मिड पॉइंट थ्योरम में हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा था, फिर आगे बढ़े थे, राइट, और हम पैरेललोग्राम प्रूफ करने तक उसको हमने इतना सॉल्व किया था। लेकिन इस बार हम उल्टा चलते हैं, कॉन्ग्रेंसी बाद में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज गिवन है कि सी एम पैरेलल है ए बी के। ठीक है, ये हमने लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो फिर से वही चीज कि अगर सी एम इस पूरे ए बी के पैरेलल है तो क्या सी एम को मैं पी बी के पैरेलल नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इंप्लाइज दैट सी एम और पी बी पैरेलल हो जाएंगे। अब आगे देखो, PQ पैरेलल है BC के, ये PQ अगर BC के पैरेलल है तो मैंने अगर इसको एक्सटेंड कर दिया लाइन को, ये भी तो पैरेलल होगा BC के, राइट। ये भी अभी हम सीखा है कि अगर दो लाइंस हैं और इस पे मैंने कोई दो पॉइंट्स, एक पॉइंट A ले लिया, एक पॉइंट B ले लिया, इस पे भी मैंने कोई दो पॉइंट्स ले लिए, ये E और F, तो EF और AB अगर पैरेलल है और इनको फर्दर एक्सटेंड कर दो तो ये पूरी लाइंस भी पैरेलल होगी। समझ गए? तो हम लिख सकते हैं कि अगर PQ इज पैरेलल टू BC, PQ फिगर में देखो PQ पैरेलल टू BC, तो हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट जो PM होगा वो भी पैरेलल हो जाएगा PC के। इसको कर लेते हैं 2, बस CM PB के पैरेलल, PM BC के पैरेलल। ये क्या बन गया, ये बन गया एक पैरेललोग्राम। देखो फिर से आ जाओ रूल्स पे, पिछली बार हमने ये वाला रूल यूज करा था, इस बार हमने ये वाला रूल यूज करा है कि दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, बस जैसे ही ये पैरेललोग्राम बना तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर PBCM इज ए पैरेललोग्राम। अब इतनी मेहनत क्यों करी गई होगी, फिर से वो y आया। तो देखो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं PB इज इक्वल्स टू CM। ऐसा क्यों लिखा कि ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो गई, इसलिए। अब PBCM हम लिख सकते हैं बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। ऑल्सो क्या मैं PB को AP के इक्वल भी लिख सकती हूँ? देखो मैंने क्या कहा, क्या मैं इस PB को AP के इक्वल भी लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट। तो बस PBCM के भी इक्वल, PB AP के भी इक्वल, इंप्लाइज दैट AP इक्वल्स टू CM। CM और AP आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मार्क कर लेते हैं कि ये AP और ये CM भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल। बस हमने ये जो पूरी मेहनत करी थी ये इसीलिए करी थी। अब हम देखेंगे दो ट्राइंगल्स को। अब लिखो, तो इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल CQM, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हुआ, सबसे पहले एंगल AQP हो जाएगा एंगल CQM के इक्वल। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, कौन से एंगल्स लिए मैंने, एक एंगल ये लिया और एक एंगल ये लिया, दोनों इक्वल, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, उसके बाद एक एंगल A और एंगल C भी इक्वल हो जाएगा। और आई थिंक अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो अब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एंगल PAQ इज इक्वल्स टू एंगल MCQ, और इसका रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये दोनों भी हो गया। तो एंगल देखो पिछली बार हमने एंगल साइड एंगल यूज करा था मिड पॉइंट थ्योरम में, लेकिन हमें AQ और QC का तो पता ही नहीं है इस बार। यही तो हमें प्रूफ करना है, देखो यही तो प्रूफ करना था।
राइट। लेकिन हमें इतनी मेहनत करी थी हमने और फाइंड करा था कि एपी और साइड सीएम आपस में इक्वल है, राइट। तो बस हम ये लिख सकते हैं ऑल्सो, क्या लिख सकते हैं कि एपी इज इक्वल्स टू सीएम, और जितना भी यहाँ पे हमने लिखा है उसको यहाँ पे हमने फिगर में मार्क कर लिया। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से, इधर भी देख लो दूसरे ट्राइंगल में एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड की बात जब करते हैं तो हम दोनों एंगल्स के बाहर की साइड लेते हैं, ठीक है, इंक्लूडेड साइड नहीं लेंगे। तो बस बाय एंगल एंगल साइड हमारे पास आ गया ट्राइंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू एम, और ये हो गया बाय एंगल एंगल साइड। बस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई दोनों ट्राइंगल की, इसकी एक साइड कौन सी ले सकते हैं हम, ए क्यू, और इसकी साइड ले सकते हैं सी क्यू, ये आपस में कैसे हो जाएंगी, इक्वल। रीजन, रीजन होगा बिल्कुल करेक्ट, CP/CT, दैट्स इट, और लिखो हेंस प्रूफ। तो लीजिए हमने दोनों थ्योरम्स कर ली, एंड बिलीव मी ये दोनों थ्योरम्स बहुत इजी हैं, बस समझ समझ के करते रहना, ठीक है। बस लास्टली एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना है जो आई थिंक कुछ बच्चों को जरूर डाउट होता है इस कंसेप्ट में। तो ये कंसेप्ट है, देखो अगर एक ट्राइंगल की बात हो रही है कि साइड्स एंगल्स इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल। अंडरस्टूड। लेकिन अगर दो ऐसे ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो एक ट्राइंगल हो गया ये और एक ट्राइंगल हो गया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, पीछे थ्योरम्स में हमने यूज करा। तो कई बार बच्चों को डाउट होता है कि इसमें कैसे फाइंड आउट करें कि CP/CT से कौन सी साइड दूसरे साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। ठीक, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो एंगल 1 हमने इक्वल रखा है, मान लो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसको एंगल 3 रख देते हैं और इसको एंगल 4, और एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल करके हम मान लो फाइंड करते हैं। और हमने ए बी साइड को CD साइड के इक्वल रख दिया, और ये दोनों ट्राइंगल्स ही हो गए। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल COD के, ठीक। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए, कैसे हुए, बाय एंगल एंगल साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझा रही हूं मैं अभी, मैं अब क्या समझा रही हूँ कि अब CP/CT के हेल्प से क्या रिजल्ट्स निकलेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। तो ये एंगल 1 को किसके इक्वल रखा था, एंगल 2 के। एंगल 1 के ऑपोजिट साइड है AO, ठीक। अब एंगल 2 के ऑपोजिट साइड है OC, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। यहां ये वाला रीजन मत लगा देना कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ इसके आगे आर इक्वल भी लिख लेते हैं, आर इक्वल, ये वाला रीजन नहीं लगेगा। मैं बोल रही हूं कि ये वाला रीजन नहीं लगेगा, ये दो अलग ट्राइंगल्स हैं। तो अपने समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CP/CT हम कैसे अप्लाई करेंगे कि एंगल 1 के ऑपोजिट साइड देखी, जो कि हो गई ये, जो कि क्या हो गई, ये AO हो गई, और एंगल 2 के ऑपोजिट साइड हो गई OC, ये दोनों हो गई इक्वल, ठीक। अब देखो एंगल 3 के ऑपोजिट साइड थी AB और एंगल 4 के ऑपोजिट साइड थे CD, पर ये तो पहले से इक्वल कर रखी है, ठीक। अब बची कौन सी साइड, बच गई OB एंड OD, ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। सिमिलरली एंगल A ये वाला और एंगल ये वाला C, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टूड, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो ये पूरा कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर का पार्ट 1 यानी कि सभी कंसेप्ट्स हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको मिलेगा सारे एग्जांपल्स, पर उससे पहले ये अच्छे से समझना, बार बार प्रैक्टिस करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।